SLM वीडियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वेलकम करता हूं। मैं विनोद अग्रवाल। जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ अवेलेबल है सोनल मित्तल, जो बिलोंग्स करती है जयपुर राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती है। लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। बाय प्रोफेशन MBA एंड CFP कर रखा है और वेल नोन पर्सनैलिटी इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज इनके मुख जबानी मार्केट आउटलुक के बारे में बात करते हैं और इस हाई लेवल के मार्केट पे 65,000 के मार्केट पे कहाँ निवेश करके सुप्रीम रिटर्न कमाया जाए, कैसे कम से कम रिस्क ले और कैसे ऐसा रिटर्न कमाए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर सपोर्ट करे। वेलकम टू सोनल। थैंक यू। सोनल, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, हैंडसम एक्सपीरियंस है। आपने MBA किया हुआ है, CFP किया हुआ है और मार्केट का आई विटनेस है 2006 से सिंस 1969 से लेकर टिल टू डेट इंडियन इक्विटी मार्केट ने एवरेज 15-16% CAGR रिटर्न दिया है। ऑल्दो इतने सारे स्कैंडल्स हुए, इतनी सारी समस्याएं आई मार्केट के अंदर, इतने सारे गवर्नमेंट्स चेंज हुए हैं, कोविड आया, उसके बावजूद एवरेज CAGR 15-16% रहा है। तो आपका पर्सनल क्या गुड फील कहता है आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के लिए मार्केट के अंदर क्या अप्रोक्सीमेट रिटर्न आना चाहिए? ऑल्दो इंडियन मार्केट या इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इसके अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन आते रहते हैं, बट वेन एवर यू आर टेकिंग द लॉन्ग टर्म देन ऑटोमेटिकली वो मीट आउट हो जाता है लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो आपका क्या ओपिनियन है सोना? वेरी वेल सेड विनोद। जैसा आपने खुद ने ही बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ओवर लॉन्ग टर्म। राइट। तो अगर 20 साल की बात करें तो 20 साल में कुछ 17% CAGR रिटर्न्स दिया है स्टॉक मार्केट में निफ्टी ने। राइट, एब्सोल्युटली राइट। और बट अगर हम लोग वो 17% की जर्नी देखेंगे तो जर्नी हमें अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें ऐसे दिखती है, राइट। बट उसके अंदर बीच में बहुत सारी वोलेटिलिटीज है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। राइट। सबसे बड़े 2 इवेंट की बात करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2007-8 के अंदर। राइट, और उसके बाद में अभी रिसेंटली पेंडेमिक आ, जिसमें निफ्टी ने बहुत सारे अपने प्रीवियस हाई पीक लेवल्स ब्रीच करके वो एकदम लो पे चला गया था। एब्सोल्युटली राइट। पर अगर हम बात करें कितने इन्वेस्टर्स उस लो रैली में पार्टिसिपेट कर पाए, बहुत कम। वंडरफुल। क्योंकि उसके पहले जब वो पीक पे आ रहा था तब मोस्टली लोग इन्वेस्टेड थे। लोगों का इन्वेस्टमेंट का अगर हम तरीका देखें, वो नॉर्मली तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट पीक पे हो रहा होता है, जब मार्केट रैली कर रहा होता है। ग्रेट। क्योंकि एक वो उनको होता है कि मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मुनाफा कमा लूँ। राइट। एक वो ग्रीड जो होता है, थोड़ा सा ग्रीड, वो उसके कारण वो मार्केट रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेट। उसके बाद में जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तब उनको ये समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। राइट। पर उनको ये रहता है, कोशिश ये रहती है कि भाई मैं मेरा लॉस कम कर लूँ, और वो उस लॉस कम करने के चक्कर में अक्सर लॉस बुक कर लेते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। राइट, फेनोमेनल। और वो हो जाता है फियर, एब्सोल्युटली कि फियर ऑफ लॉस। या तो ये ग्रीड और फियर का जो चक्कर है वो विशियस सर्कल के जैसे काम करता है। और इसके कारण एक गैप क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टर्स के रिटर्न में, और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो एक्चुअली में जो रिटर्न देता था। ग्रेट। एक बिहेवियर गैप जनरेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। और इस बिहेवियर गैप के कारण उनके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखे वो। एटलीस्ट 3 साल तो कम से कम दे मार्केट को समझने के लिए, और ऑनवर्ड्स तो अगर जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्टेड रहे। राइट। अगर वो ऐसा अपना अप्रोच रखते हैं सो दे कैन डेफिनेटली रीच आउट देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। राइट। सोनल, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो होता है महंगा इक्विटी मार्केट खरीदता है, बाकी सब चीज़ें सस्ती खरीदता है। चाहे वो गोल्ड ले लो, चाहे आप वेजिटेबल ले लो, फ्रूट ले लो, वहाँ पे कोई भी सेल लगती तो ही बाय। बट इन इक्विटी मार्केट वेन एवर सेल they wish to sell it due to fear, due to behavior gap, Correct. due to probability of more loss. जस्ट वो प्रोटेक्टिंग हिज कैपिटल वो अपना बुक कर लेता है। ग्रेट। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है उसके लिए कहीं कोई दूर दूर तक कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी हम हमारे हर इन्वेस्टर को बहुत क्लियरली बताते हैं कि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 84 मंथ। आप 83 मंथ्स में भी पैसा निकालते हो तो कहीं के ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म डेफिनेशन के अंदर कर दो तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होने की संभावना है। और पास्ट डाटा कहता है कि जिस भी निवेशक ने 5 साल प्लस के लिए निवेश किया या 84 मंथ प्लस के लिए निवेश किया तो उन्होंने FDR से बेटर रिटर्न जनरेट किया इन इक्विटी एसेट एलोकेशन। ग्रेट। सोनल, अभी आप UTI के अंदर एज ए प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट हो, आपको रिच एक्सपीरियंस है, निकोन ने काम किया है, प्रिंसिपल में काम किया है, इंडस्ट्री आप यू कैन से कि ऐसी जगह बैठे हो माया नगरी जहाँ पे बॉम्बे है, वहाँ पे पैसा ही पैसा है। तो आप अभी पर्टिकुलर UTI का एक स्पेसिफिकली आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात कर रहे हो जो बैलेंस एडवांटेज है, ऑलरेडी इंडस्ट्री का बैकबोन बन चुका है और इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इन्फ्लोज है।
तो ये क्या है बैलेंस एडवांटेज फंड? मैं थोड़ा सा क्या कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं ऑलवेज लर्न करता हूँ, तो आई जस्ट विश टू लर्न फ्रॉम यू व्हाट इज द बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाई यूटीआई लॉन्च एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न या व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत सारी कैटेगरीज के हैं। एक इन्वेस्टर है जैसे मेरी ग्रैंड मदर है, उनको वेल्थ ट्रांसफर करनी है नेक्स्ट जनरेशन को, तो शी कैन पुट 100% इनटू द इक्विटी, शी कैन पुट इनटू द 100% इनटू द सेक्टोरियल आल्सो, बट बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सूट करता है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। जैसा हम बात कर रहे थे बिहेवियर गैप की, वो बिहेवियर गैप होता है क्रिएट एक या सेंटिमेंट्स के कारण। तो वो सेंटिमेंट्स के साइकिल को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो वैल्यूएशन पे ड्रिवन हो, ना कि सेंटिमेंट्स पे। ग्रेट। दूसरा, हमें पता है इक्विटी मार्केट जहाँ रिटर्न्स बहुत अच्छे भी देता है नॉर्मली, वहाँ पे वो वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली। उस वोलेटिलिटी को कम कैसे किया जाए, तो दो इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस होती है, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम। राइट। क्योंकि उनके बीच में थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है, और फिक्स्ड इनकम नॉर्मली स्टेबिलिटी लेके आता है, वोलेटिलिटी कम करता है, रिस्क कम करता है। इसलिए अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, और वो कॉम्बिनेशन भी ऐसा हो जो अलग अलग मार्केट साइकिल्स में, मार्केट फेजेस में वो अपने आप रीबैलेंस करता रहे, बिकॉज वो कोई मॉडल से फीड ले रहा है, कोई मॉडल उसको बता रहा है कि वैल्यूएशंस अभी सस्ता है, वैल्यूएशंस अभी महंगा है, अकॉर्डिंगली इक्विटी एलोकेशंस चेंज करता रहे। तो अगर हम एक वैल्यूएशन ड्रिवन अप्रोच ले जो कि इमोशनल बायसेस को एकदम ओवरकम कर सके, एलिमिनेट कर सके, एज वेल एज टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करे, तो वैसी एक अप्रोच बैलेंस्ड एडवांटेज फंड देते हैं। यूटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी ये ऐसा ही है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, जो कि मार्केट फेजेस के अकॉर्डिंगली मॉडल जैसा उनको बताता है कि वैल्यूएशन लेवल अभी क्या है। 4 फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, उन 4 फैक्टर्स के आउटकम से जो मॉडल ने डिटरमाइन किया नेट इक्विटी एलोकेशन, उतना वो नेट इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। राइट। और बाकी का वो फिक्स्ड इनकम में करते हैं। पर क्योंकि एक एंडेवर ये भी होता है कि टैक्स एफिशिएंसी की भी ज़रूरत है। राइट। इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं जब वो खुद रीबैलेंस करते हैं, तो जब भी वो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे उनको एक टैक्स इंसिडेंस आता है। एब्सोल्युटली। वो कहीं पे कंसिडर नहीं करते, वो एक इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। एब्सोल्युटली। बट म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के अंदर जब स्कीम खुद रीबैलेंस करती है, वो टैक्स इंसिडेंस अवॉइड हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो एक तो आपको ये टैक्स बेनिफिट हो गया रीबैलेंसिंग पे। सेकेंडली, स्कीम एंडेवर करती है कि वो ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर वाया आर्बिट्राज 65% या उसके ऊपर मेंटेन करे। जब भी मेरा नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% से कम होता है, तब हम लोग वो ग्रॉस अप करते हैं आर्बिट्राज पोजीशन लेके, और उससे इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट देने की कोशिश रहती है इन्वेस्टर्स को। तो एक ट्विन टैक्सेशन बेनिफिट आ रहा है। राइट। तो ये बहुत सारे एडवांटेज जो हमने बात किया, एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया इक्विटी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का। सेकेंडली, मॉडल गाइडेड अप्रोच है जो एक डिसिप्लिन लेके आ रही है जिससे इमोशनल बायसेस ओवरकम हो रहे हैं। थर्डली, पोर्टफोलियो डायनामिकली रीबैलेंस हो रहा है एज पर मार्केट चेंजेस। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स एफिशिएंसी। सो विद दिस अप्रोच कोशिश ये है कि हम इन्वेस्टर्स को बेटर रिस्क एडजस्टेड एंड टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स दें। करेक्ट। सोनल, इसमें आप जो 4 फैक्टर्स पर्टिकुलरली आपने बोला जो आपका डायनामिक मॉडल के अंदर इनबिल्ट है, क्या वो 4 मॉडल आप बता पाओगे? ऑल्दो एक लेमन इन्वेस्टर को उससे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेमन इन्वेस्टर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिटर्न को कंसीडर करता है, रिस्क को कंसीडर करता है। बट क्योंकि आज की डेट में क्यूरियोसिटी है, बहुत सी बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अपन को रिपोर्ट्स में अपन को भी क्यूरियोसिटी होती है इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स, क्या क्या फिगर है। तो चारों मॉडल्स कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से जो आप कंसीडर करते हो? साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ, पर्टिकुलर फंड बॉटम अप अप्रोच लेता है, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच लेता है, वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच लेता है, क्या अप्रोच पर्टिकुलर आपके इस बैलेंस एडवांटेज फंड में है? एब्सोल्युटली विनोद। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो जो 4 फैक्टर्स है ये फंडामेंटली एंड वैल्यूएशन ड्रिवन फैक्टर्स है। ग्रेट। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड एंड यील्ड गैप। इसमें से जो मेरे 3 फैक्टर्स है ये इक्विटी की बात करते हैं, पीई, पीबी, डिविडेंड यील्ड। राइट। और जो मेरा चौथा फैक्टर है यील्ड गैप, वो ये बताता है रिलेटिव टू इक्विटी विच इज़ फेवरेबल बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो उनका एक रिलेटिव कोरिलेशन बताता है कि विच asset class is now performing better or will be performing better. Right. तो ये 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके
एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल रन होता है, स्टैटिस्टिकल टूल है ये। उसकी अप्रोच से हमें एक आउटकम मिलता है जो बताता है कि नेट इक्विटी क्या कितना होगा। होना चाहिए। और ये 4 फैक्टर्स क्यों? क्योंकि इसमें से मेरे 2 फैक्टर्स मार्केट के जो फॉरवर्ड रिटर्न्स है उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड है, पीई और पीबी। तो अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो मॉडल सजेस्ट करेगा कि नेट इक्विटी एलोकेशन आप कम कीजिए। और जो मेरे दूसरे 2 फैक्टर्स है, डिविडेंड यील्ड एंड यील्ड गैप, वो पॉजिटिव कोरिलेशन उनका। तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मॉडल विल सजेस्ट कि वैल्यूएशन द नेट इक्विटी एलोकेशन शुड बी नाउ हायर बिकॉज वैल्यूएशन सस्ता है और डिविडेंड अर्निंग्स जो है वो अच्छी है। तो इन चारों फैक्टर्स का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है और उससे आउटकम आता है। और ये हमने काफ़ी बैक टेस्टिंग किया सिंस जनवरी 2012। तो जो हमने और भी बहुत सारे फैक्टर्स स्टडी की। अल्टीमेटली हमने ये आइडेंटिफाई किया कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 फैक्टर्स gives an optimal asset allocation result across the market cycles, which is what an investor would look for, क्योंकि उनको ये मार्केट की उतार चढ़ाव की चिंता से दूर होना है। उनको नहीं समझ में आता है किस मार्केट के अंदर, बहुत सारे को आता होगा पर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको ये समझ में नहीं आता कि हाउ टू हैंडल दिस मार्केट वोलेटिलिटी। इसलिए उनको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच चाहिए, प्लस उनको ये भी चाहिए कि आपको असेट एलोकेशन तो मिल गया पर वो पोर्टफोलियो क्रिएशन कंस्ट्रक्शन की जो बात है वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर कोई सेक्टर से स्टडी नहीं कर सकता, हर कोई सिक्योरिटीज नहीं स्टडी कर सकता। और 2 असेट क्लासेस की बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी वास्ट मार्केट जिसको स्टडी करना है टू डू अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप एक प्रोफेशनली मैनेज्ड एक इन्वेस्टमेंट टीम जिसमें इतने सारे एनालिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनका एक नॉलेज का एक कंकॉक्शन बन रहा है जिसके अगर हम लोग उस अप्रोच को फॉलो करें तो एक आउटकम्स बहुत अच्छे रीजनेबली गुड होते हैं। करेक्ट। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो फॉर इक्विटी जो फंड मैनेजर है सचिन त्रिवेदी, ही विल बी फॉलोइंग अ ब्लेंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू। करेक्ट। एज वेल एज when it comes to stock selection, there will be a bottom up approach. Super. Wherein the investment focus will be on, there will be a flexibility, rather I would say there will be a flexibility to invest in stocks that have strong growth potential. Super. As well as cyclical opportunities which are available below their intrinsic value. Right. And also there may be investments into turnaround opportunities which are currently undervalued because of some temporary issues which could be maybe management related, but eventually these will phase out and the companies are otherwise strong and will do good. Right. So such turnaround companies is also where the fund can invest, and it will be a large cap portfolio. Super. Yes, and it will be sector agnostic because fund manager believes कि कोई अल्फा अगर पोर्टफोलियो में क्रिएट होता है, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्शन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेक्टर एलोकेशन, बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म इन डिफरेंट साइकिल्स। तो द फंड विल बी सेक्टर एग्नोस्टिक, इट कैन हैव ओवरवेट और अंडरवेट पोजीशंस रिस्पेक्टिव टू द बेंचमार्क। ग्रेट। सोनल, जैसे आपने बताया कि 2012 से आपने इसका बैक टेस्टिंग किया है, पर्टिकुलर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जब भी लॉन्च की जाती है, मॉडल बेस्ड कोई भी पोर्टफोलियो होता है तो उसका बैक टेस्टिंग होता ही है। तो जो लास्ट मंथ जो यू कैन से जून मंथ के अंदर आपकी बैक टेस्टिंग के अंदर कितने % इक्विटी एक्सपोजर टेंटेटिव होना चाहिए था या था बैक टेस्टिंग में, इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तो अगर मैं करंटली की बात करूँ तो अभी जो हमारा मॉडल सजेस्ट कर रहा है वो 60-61% काइंड ऑफ नेट इक्विटी की बात कर रहा है। सुपर। बिकॉज सम पीपल में आर्ग्यू कि मार्केट इज ऑल टाइम हाई, अब अभी भी 60% क्यों आप सजेस्ट करें 60% प्लस? बिकॉज हमारा मॉडल प्योरली वैल्यूएशन ड्रिवन है। एब्सोल्युटली। देयर इज नो स्कोप ऑफ सेंटिमेंट्स, momentum or trend. We are talking only about valuations. Right. And talking about the valuations, अगर आप वो देखेंगे तो while the market may be all time high but valuations are still cheap. Yeah. Valuations have not yet reached what they were in the past. Yeah. So that is why currently model is suggesting somewhere close to 60-61%. And eventually जो model suggest करेगा वैसे net equity allocation
स्कीम का चेंज हुए। एब्सोल्युटली राइट। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि इसका एवरेज 65% हम इक्विटी में मैनेज करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इक्विटी कभी डाउन जाएगा तो वी कैन मैनेज वाई आर्बिट्रेज, और अल्टीमेटली इट इज़ मोर देन 65%, देन इक्विटी टैक्सेशन विल बी अप्लाइड। आज की डेट में ऐसा हमारा अजम्पशन है कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है डेट पोर्शन की बात करें तो ऑलरेडी पीक आउट हो चुका है। ऑलरेडी हमने अर्लियर पास्ट में कुछ वीडियोज प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, उसमें ऐसा हिस्टोरिकल डाटा ऐसा कहता है, एनालिसिस ऐसा कहता है कि इंटरेस्ट रेट कुछ समय पीक आउट करता है, देन स्टेगनेंट रहता है, देन डाउन, अगेन पीक स्टेगनेंट रहता है, देन अप। तो अभी आपका क्या एज ए प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट क्या इनर कॉन्शियस अलाउ करता है कि क्या दिसंबर ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स, फरवरी ऑनवर्ड्स, एनी टाइम आफ्टर दैट 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगी तो आपका डेट फंड भी इसमें रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करेगा जो डेट पोर्शन है, क्योंकि रिवर्स कोरिलेशन होता है इन डेट कैटेगरी, या व्हेन एवर इंटरेस्ट रेट इज डाउन देन रिटर्न इज बुलिश। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट दिस वे। अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम अल्फा जनरेशन की बात करें, तो एक सोर्स होता है एसेट एलोकेशन, जो कि मेरे मॉडल ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। एब्सोल्युटली राइट। कमिंग नेक्स्ट इज सेक्टर सिलेक्शन एंड स्टॉक सिलेक्शन, जिसकी हमने अभी बात किया। एब्सोल्युटली राइट। जो मेरा फिक्स्ड इनकम पोर्शन है वो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए है, क्योंकि हमने बात किया था इक्विटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। राइट। वहाँ से हम लोग अल्फा क्रिएशन की बात इस तरह से नहीं करें कि मैं बिकॉज मेरे को कुछ एक्स्ट्रा अल्फा चाहिए उसके लिए मैं कुछ क्रेडिट एक्सपोजर ले लूँ या ड्यूरेशन रिस्क ले लूँ। सुपर सुपर। तो पोर्टफोलियो विल फोकस, जो मेरा फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है, इट विल फोकस ऑन क्वालिटी एंड लिक्विडिटी। राइट। द मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स विल बी इनटू AAA और सॉवरेन काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। सुपर। So the focus is not to get that extra bips of return from the fixed income, right. क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्क हमें इन इन्वेस्टर्स को देना नहीं है। Right. इनको पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए फिक्स्ड इनकम को पोर्शन है। राइट। अगर किसी को क्रेडिट रिस्क लेना तो उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपका एक स्पेशल मैसेज हम हमारे इन्वेस्टर को हम देना चाहते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये कैटेगरी सूट करती है और कितना समय इसमें एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है, तो दे गेट द हैप्पीनेस, दे गेट द गुड रिटर्न्स, दे कैन एश्योर कि दे कैन, यू कैन से सिंपल लैंग्वेज, उनको इतनी उम्मीद है कि एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाए, टैक्स एफिशिएंसी मिल जाए। तो कितना होरिजन होना चाहिए पर्टिकुलर बेप के अंदर, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के अंदर, ऑल्दो इट कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट परफॉर्म इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के लिए बना है, हर सिचुएशन के लिए बना है। सुपर। दिस इज अ फंड दैट सेज बाय इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। या ओके, आप इन्वेस्ट करिए, आप भूल जाइए, क्योंकि आपके का पोर्टफोलियो एक डिसिप्लिन मॉडल बेस्ड अप्रोच से मैनेज हो रहा है। टाइम टू टाइम आपका इक्विटी एलोकेशन अपने आप रीबैलेंस हो रहा है, और प्रोफेशनल्स है जो कि पोर्टफोलियो को, एक्सपर्ट्स है जो कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो आपका रिस्क काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया, क्योंकि 2 एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड है, एज वेल एज जो रीबैलेंसिंग हो रही है वो मार्केट वोलेटिलिटी को भी कैप्चर कर रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट, तो ऐसा होता है कि भाई मुझे चाहिए कि मैं ऐसा ही प्रोडक्ट में डाल दूं, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर टेंशन नहीं चाहिए। ऑलरेडी ऑफिस की बहुत टेंशन से जिसको मैनेज करना है, अपना इन्वेस्टमेंट मेरा कोई और मैनेज कर ले, जो कि वो एक्सपर्ट है उस चीज़ के लिए। मैं अपने फील्ड की एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपना प्रोडक्ट, मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। बट ये जो इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट है, लेट देम मैनेज दैट। और जैसा हमने कहा, डायनेमिकली रीबैलेंस्ड है और टैक्स एफिशिएंट है, तो और हर मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। तो कोई भी, किसी को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑल वेदर फंड है। एब्सोल्युटली। और सेकेंडली जो आपने पूछा था कि कितना इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से अगर आपको, जैसे आप रिटर्न्स चाह रहे थे उस तरह के रिटर्न्स अगर चाहिए, बहुत ज़रूरी है आप इन्वेस्टेड रहें। टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग ऑफ द मार्केट। सुपर। जब आप टाइम करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे ही आप इन्वेस्टर वो गैप क्रिएट कर देते हैं, बिहेवियर गैप। हमें उसी को तो ही ओवरकम करना है, इमोशनल बायसेस को ओवरकम करना है। तो बस ये डायनामिक एसेट एलोकेशन अप्रोच है जो डिसिप्लिन्ड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है,
तो लेट द प्रोफेशनल्स डू देयर जॉब, यू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 3 years टू सी कि आपके इन्वेस्टमेंट से जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको जिस तरह के रिटर्न्स चाहिए थे, मार्केट किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, वो साइकिल्स आपका फंड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट तो एटलीस्ट 3+ years ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। राइट। तो सोनल, आप नेट सेल में ये कहना चाहते हो कि ये ऐसा फंड है हर इन्वेस्टर के लिए सूट करता है, जो लोग डायनेमिकली मैनेज करना चाहते हैं, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। एफडीआर से बेटर रिटर्न देने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, टैक्स एफिशिएंट है। 3-4 साल आप दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये मार्केट के अकॉर्डिंग कितना परफॉर्म किया, सेम टाइम में मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, क्या रिवार्ड फ्रॉम द मार्केट, देन कंपेयर विद दिस फंड, देन यू कैन गेट द एग्जैक्टली व्हाट इज द गोइंग ऑन। ग्रेट, सुपर सोनल, थैंक यू सो मच गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस फॉर योर बिजी शेड्यूल, और हमारे इन्वेस्टर के लिए इतना वैल्यूएबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब इसका एंट्री कर देगा।